भारत में खनिज संसाधन, धात्विक खनिज समाप्त, अधात्विक खनिज समाप्त। इसके बाद प्रमुख रूप से अब ईंधन खनिज पढ़ने की बारी है। ईंधन खनिज स्टार्ट होने से पहले कुछ परमाणु शक्ति वाले खनिज होते हैं जिनके परमाणु में ऊर्जा होती है। हालांकि एक तरह से ये भी ईंधन खनिज ही है, लेकिन इन्हें हम स्पेसिफाइज कर देते हैं और नाम देते हैं परमाणु शक्ति वाले या अणु शक्ति वाले खनिज। अलग से इन्हें पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का विधिवत अध्ययन किया जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं प्रकृति में, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणुओं में ऊर्जा होती है ना। कुछ में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि स्वतः ऊर्जा निकालते रहते हैं अपने परमाणुओं से। जैसे यूरेनियम को अगर आप विखंडन नहीं करेंगे उसके बावजूद भी उसमें से ऊर्जा तरंगें निकलती रहती हैं। और भी है थोरियम, बेरिलियम, इसमें से स्वतः ऊर्जा नहीं निकलती है, लेकिन यूरेनियम में इतनी ऊर्जा होती है कि स्वतः उसमें से ऊर्जा निकलती रहती है। सबसे खतरनाक होता है यूरेनियम। तो प्रकृति में ऐसे तत्वों को जिनके परमाणुओं में ऊर्जा होती है उन्हें हम नाम देते हैं अणु शक्ति वाले खनिज या रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय, है ना। जो एक्टिव है, रेडियो रूप से सक्रिय है, जिनमें से तरंगें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं इन्हें। क्या है ये? यूरेनियम। नाम रट लीजिएगा। सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय है या फिर रेडियो सक्रिय नहीं है ना। पहचानेंगे तभी बता पाएंगे। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, एल्यूमिनाइट, जिरकॉन, एंटीमनी, ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। रेडियम, ठीक है। तो यूरेनियम, थोरियम जैसे जो रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम, थोरियम वही जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर इनका विखंडन किया जाए, इनके परमाणुओं का विखंडन करने पे ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 किलो यूरेनियम में जितनी ऊर्जा होती है, 1 किलो यूरेनियम के विखंडन से जितनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है उतनी ही 25 लाख किलोग्राम कोयले को जलाकर प्राप्त की जा सकती है। यानी एक तरफ 25 लाख किलोग्राम कोयला और एक तरफ 1 किलो यूरेनियम, दोनों की ऊर्जा एक समान होती है। यानी यूरेनियम इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना। लेकिन प्रकृति में जो यूरेनियम है वो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। प्रकृति में यूरेनियम स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जबकि थोरियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, किसी दूसरी खनिज संरचना में मिला हुआ रहता है। थोरियम जिस दूसरी खनिज संरचना में मिला हुआ होता है उसका नाम बताइए। बिल्कुल, मोनोजाइट बालू। थोरियम हमेशा मोनोजाइट खनिज में पाया जाता है, बालू या मोनोजाइट खनिज, जबकि यूरेनियम स्वतंत्र रूप से पाया जाता है ना। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि यूरेनियम में स्वतः विखंडन क्षमता होती है। यूरेनियम में स्वतः विखंडन क्षमता होती है, अर्थात इसमें से स्वयं में ऊर्जा निकलती रहती है। इसका विखंडन अगर मनुष्य न भी करे तो इसमें से ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है। अगर आप अपने कमरे में इतना यूरेनियम का टुकड़ा छोटा सा रख दें, छोटा सा टुकड़ा रख दें और ऐसे ही खनिज के रूप में उसका संशोधित नहीं किया गया है, प्रसंस्करण नहीं किया गया, ऐसे ही रख दें, तो भी उसमें से इतनी ऊर्जा निकलेगी कि अगर आप उसके संपर्क में रह गए, विखंडन नहीं हो रहा है, बम नहीं है, वो पड़ा हुआ है केवल, तो इतनी ऊर्जा निकलेगी कि आप ज्यादा दिन जीवित नहीं, पहले बीमार पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसमें से खतरनाक किरणें निकलती रहती है यूरेनियम में से। तो यूरेनियम स्वतः विखंडनीय होता है, लेकिन थोरियम स्वतः विखंडनीय नहीं होता है। इसलिए बिजली बनाने के लिए आज का जो मानव सभ्यता है, आज की मानव सभ्यता, जो आधुनिक मानव सभ्यता है, वो ऊर्जा को ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या है हमारे लिए? हमारे लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या है? बिजली, विद्युत। हमारे पास ऊर्जा विभिन्न रूपों में है। सूर्य प्रकाश की किरणों के रूप में है, कोयले के रूप में है, पेट्रोलियम के रूप में है, लेकिन इन सबसे हम क्या बनाना चाहते हैं? बिजली, है ना। स्मार्ट एनर्जी है विद्युत, एक स्मार्ट एनर्जी है। कोयले से भी बिजली बनाते हैं, टाइडल एनर्जी से भी बिजली बनाते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है ना। सूर्य की किरणों से भी बिजली बनाते हैं, जहाँ हवाएं तेज चलती हैं समुद्री एरिया में, उससे भी हम बिजली बनाना चाहते हैं। तो यूरेनियम भी किस लिए काम आता है? 2 काम आते हैं। एक विध्वंस करने के लिए, जैसा जापान के नागासाकी, हिरोशिमा में किया गया। दूसरा निर्माण करने के लिए, मतलब विकास करने के लिए। विकास करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप बिजली। तो यूरेनियम से क्या बनाया जाता है? बिजली। तो बिजली बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी यूरेनियम है। क्यों? क्योंकि ये स्वतः विखंडनीय होता है, जबकि थोरियम स्वतः विखंडनीय नहीं होता है, इसलिए बिजली बनाने के लिए उसका कोई खास उपयोग नहीं है ना।
है तो वो भी रेडियो एक्टिव, थोरियम भी, लेकिन बिजली बनाने के लिए उतना खास उपयोग नहीं है उसका। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं पिच ब्लेंड, सामरस्काइट, थोरियानाइट। इसमें से पिच ब्लेंड हमेशा पूछता है, पिच ब्लेंड निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है या किस धातु का अयस्क है। जो अणु शक्ति वाले खनिज है इनमें यूरेनियम जो है क्या है, यूरेनियम, ये सारे क्या है, धातुएं हैं। अणु शक्ति वाले खनिज धातुएं होती है, यूरेनियम भी एक धातु होती है। तो इसका जो अयस्क है उसका नाम है पिच ब्लेंड, सामरस्काइट, थोरियानाइट। पिच ब्लेंड हमेशा पूछता है, दिलो दिमाग में से बसा दीजिए इतना ताकि रटना ना पड़े। यूरेनियम में स्वतः विखंडन क्षमता होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे देश में 70% यूरेनियम उत्पादन झारखंड में होता है। 70% यूरेनियम का उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ? झारखंड में सिंहभूमि जिला। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी खनिज में झारखंड में बता रहा हूँ सब सिंहभूमि जिला में ही अधिकता आ रहे हैं ना। तो सिंहभूमि जिला खनिज की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है झारखंड का। तो ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा की खान में मिलता है ना, जादूगोड़ा की खान में। आप स्पेशली अपने नोट्स में ऐसा करिएगा कि सिंहभूमि जिले में जितनी खानें हैं और जो जो चीजें पाई जाती हैं अलग से नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि सिंहभूमि जिले में लोहा भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है ना, यूरेनियम भी मिलता है। तो सिंहभूमि एक स्पेशल जिला है जहाँ पे तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं। आप वहाँ पे जितने भी खान हैं और खनिज हैं नाम अलग से लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है, याद करने में भी सुविधा हो जाती है। तो जादूगोड़ा खान में 70% यूरेनियम पाया जाता है, बड़ा खान है। लेकिन हमारे देश में यूरेनियम के टोटल 4 क्षेत्र हैं जहाँ से यूरेनियम प्राप्त होते हैं। पहला झारखंड में जादूगोड़ा, दूसरा झारखंड में ही बगजाता, जादूगोड़ा बगजाता दोनों झारखंड में, तीसरा शिलांग पठार पर खासी पहाड़ी है ना, तो खासी पहाड़ी पर महाडस्क नामक स्थान है, महाडस्क। चौथा जो प्लेस है आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली है। 2011 में इस भंडार की खोज की गई थी, तुमलापल्ली में यूरेनियम भंडार मिले हैं, आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में। हम यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो खनिज पढ़ा रहे हैं, न कि ऊर्जा। आपके मन में तमाम सवाल उठ रहे होंगे कि सर यूरेनियम विखंडन के बारे में नहीं बताया, बिजली परमाणु बिजली कैसे बनती है वो नहीं बताया, रिएक्टरों के बारे में नहीं बताया, जैसा कि अपेक्षित है कि आप कमेंट करेंगे ऐसा। तो जब ऊर्जा अध्याय हम पढ़ेंगे, ऊर्जा का एक अलग अध्याय है, वो महाअध्याय है, ऊर्जा अध्याय महाअध्याय होगा। उसमें आप पन बिजली है ना, ताप विद्युत जो कि प्रमुख रूप से कोयले से बनाई जाती है, क्योंकि पेट्रोल का ज्यादातर इस्तेमाल बिजली बनाने में नहीं किया जाता है, कोयले का पेट्रोलियम का ज्यादातर इस्तेमाल परिवहन साधनों में किया जाता है। तो बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया था, उसे हम क्या कहते हैं, ताप विद्युत। जल से जो बिजली बनाई जाती है जल विद्युत है ना। परमाणु विद्युत यूरेनियम से बनाई जाती है ना। कुछ नवीकरणीय है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होते, जैसे हवाएं कभी समाप्त होंगी क्या, नहीं। तो हवाएं जहाँ ज्यादा तेज चलती हैं गुजरात तट पर, तमिलनाडु तट पर, तो हमने वहां पे पवन चक्कियां लगा दी हैं जो कि हवाओं से घूमती रहती हैं और बिजली बनती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, पवन विद्युत। इस तरह से कुछ नवीकरणीय साधन है, जैसे कि पवन विद्युत, सौर विद्युत है ना, तरंग विद्युत, ज्वारीय विद्युत। तो जब हम महा अध्याय पढ़ाएंगे अर्थात ऊर्जा अध्याय, तो उसमें हम रेडियो एक्टिव गुण क्या होता है, रेडियो सक्रियता क्या होती है वो पढ़ाएंगे, यूरेनियम से विखंडन कैसे होता है वो पढ़ाएंगे। यूरेनियम तो बम बनाने के काम में आता है, इसको हम बिजली कैसे बना लेते हैं, विस्फोट क्यों नहीं हो जाता है ये बताएंगे कि विस्फोट कैसे नहीं होता है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं बिजली बनाने के लिए। उसमें हम आपको सारी जो जिज्ञासा है वहां शांत हो जाएगी ऊर्जा अध्याय में। यहाँ फिलहाल हम खनिज का ही अध्ययन करेंगे, खनिज तक सीमित रहते हैं। तो थोरियम जो है केरल तट पर मोनाजाइट बालू में पाया जाता है ना। यूरेनियम स्वतंत्र रूप से, थोरियम केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। भारत थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है दुनिया में, थोरियम का। हमारे देश में कोयला कहाँ मिलता है, केरल के मोनाजाइट बालू मिलता है, सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भारत। लेकिन थोरियम स्वतः विखंडनीय नहीं होने के कारण बिजली बनाने के लिए उपयोगी नहीं है। थोरियम के 2 मुख्य उपयोग हैं, क्या, एक तो हम पेंसिल लिखते हैं, पेंसिल में जो लेड लगा होता है वो भी थोरियम होता है, लेकिन वो घटिया थोरियम होता है, वो ओरिजिनल थोरियम नहीं होता है। ओरिजिनल थोरियम का प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु भट्टियों में होता है, अर्थात परमाणु रिएक्टर जिसमें विखंडन कराया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में और पेंसिल के लेड के रूप में। बढ़िया अच्छी क्वालिटी का जो ग्रेफाइट होता है, हम क्या पढ़ा देते हैं, सॉरी WD,
हम थोरियम का उपयोग बताने लगे, सॉरी, हमें ग्रेफाइट पर आना चाहिए था। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, जैसे कि हीरा है, हीरा कार्बन का अपरूप है, लेकिन हीरा कार्बन परमाणुओं का मजबूत बंध होता है, इसलिए हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, सबसे मजबूत तत्व है। लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, कार्बन का बंध है, लेकिन ग्रेफाइट एक कमजोर तत्व है, क्योंकि ग्रेफाइट के परमाणु आसानी से एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, सरक जाते हैं। तो ग्रेफाइट के दो उपयोग हैं, एक पेंसिल के लेड में, ये खराब किस्म का ग्रेफाइट होता है पेंसिल के लेड में जिससे हम लिखते हैं, है ना। दूसरा है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का ग्रेफाइट होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों होता है? हमने कहा ना कि परमाणु विखंडन होता है, जो अनियंत्रित विखंडन होता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं से जो ऊर्जा निकलती है उसे एक साथ प्राप्त करने के लिए हम परमाणुओं का विखंडन कराते हैं। परमाणु का विखंडन अगर अनियंत्रित हो तो वो बम बन जाता है, एक साथ शहर के शहर उड़ जाएंगे। लेकिन अगर उस विखंडन को नियंत्रित कर दिया जाए तो नियंत्रित करने का जगह कहाँ है? परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में विखंडन की प्रक्रिया को मंद कर दिया जाता है। मंद करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ डाली जाती है, रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ या ग्रेफाइट की राड डाली जाती है, उससे जो विखंडन की प्रक्रिया है मंद हो जाती है। अब परमाणु रिएक्टर में विखंडन की प्रक्रिया किस तरह चलती है, अगले अध्याय में इस पर ऊर्जा अध्याय में बकायदे बात होगी, है ना। इतना तो आप जानते होंगे कि जब एक परमाणु का विखंडन होता है तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तीनों न्यूट्रॉन पुनः 3 परमाणुओं का विखंडन करते हैं। तीनों न्यूट्रॉन जो एक परमाणु से निकले पुनः 3 परमाणुओं का विखंडन करेंगे। अब कितनी न्यूट्रॉन निकले? 1 में से 3 और 3 में से 9, यानी अब 9 न्यूट्रॉन निकले। फिर ये 9 न्यूट्रॉन 9 परमाणुओं को फोड़ेंगे, विखंडन करेंगे, तो टोटल कितने निकलेंगे? 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस तरह से ये श्रृंखला अभिक्रिया है। एक भी विखंडन हुआ एक परमाणु का तो धीरे धीरे सारे परमाणु विखंडित हो जाते हैं और प्रत्येक परमाणु से अपार ऊर्जा निकलती है, अपार। इसके चलते क्या होता है? महाविस्फोट होता है, पूरा का पूरा शहर साफ हो जाता है, इसे हम कहते हैं परमाणु बम। लेकिन विखंडन की प्रक्रिया को मंद कैसे किया जाता है? एक परमाणु का विखंडन होता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड डाल देंगे, किसमें? रिएक्टर में, तो 2 न्यूट्रॉन को, जो ग्रेफाइट की रॉड है 2 न्यूट्रॉनों को सोख लेगा, तो एक ही न्यूट्रॉन बचा, यानी एक परमाणु से निकला हुआ न्यूट्रॉन एक परमाणु का विखंडन करता है। तो श्रृंखला अभिक्रिया नहीं चल पाती है। श्रृंखला अभिक्रिया जो एक परमाणु से 3, 3 से 9, 9 से 27 है ना, तो इस तरह से जो श्रृंखला चलती है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है ग्रेफाइट की छड़ डालकर। तो धीरे धीरे ऊष्मा निकलती है, मतलब न रिएक्टर में विस्फोट होता है और न ही सारी ऊर्जा 1 सेकंड में खत्म, ऐसा भी नहीं होता है। परमाणु बम क्या है? सारी ऊर्जा 1 सेकंड में लुप्त, खत्म। तो धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है, तो धीरे धीरे जो ऊर्जा निकलती है उसका काम हम रचनात्मक कार्य में लाते हैं। क्या करते हैं? उससे बिजली बना लेते हैं, है ना। एक बचा है जिरकॉन। जिरकॉन भी थोरियम की तरह केरल तट पर मोनोजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है, जिरकॉन भी। इसके अलावा अन्य है, आप इनके नाम याद कर लीजिए, पूछा नहीं जाएगा। बेरिलियम है, इल्मेनाइट, एंटीमनी, ये भी परमाणु शक्ति वाले खनिज हैं। कोई विशेष सवाल नहीं पूछा जाता है, बस जानना चाहिए। तो ये हो गया अणु शक्ति वाले खनिज। कैसा लगा? प्रक्रिया दीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि प्रक्रिया सुन के। और इसके बाद हम ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे। उसके बाद खनिज वाला चैप्टर समाप्त। फिर हम प्रवेश करेंगे ऊर्जा में। ऊर्जा के बाद क्या बच जाता है? परिवहन, है ना, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। इतना तो आप लोग भी पढ़े होंगे। हाँ, मेरे साथ पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है पढ़ते रहिए। एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को डाउनलोड करने से पहले एक बार ऑनलाइन देख लिया करिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं और व्यूअर उतने ही हैं। क्यों? जब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो व्यूअर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सिंपल सी बात है कि लोग डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करिए, शौक से करिए, पहले व्यू कर लिया करिए, है ना, ताकि मुझे पता चले कि कितना व्यूअर हैं। मेरे भी परिश्रम का थोड़ा कदर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए पहले व्यू कर लिया करिए, ठीक है। अगले चैप्टर का तैयार करिए। नमस्कार।